अच्छा बताओ, अब सारे लोग बताओ, ये मोल क्या होता है? बताओ मोल क्या होता है? ये एक काउंटिंग यूनिट होती है। अच्छा बताओ मोल क्या है बेटा? ये एक काउंटिंग यूनिट है। अच्छा ये काउंटिंग यूनिट है तो किसको काउंट करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करेगा, है ना? अच्छा मोल क्या है? सीधी बात, मोल क्या है? सीधी बात, मोल क्या है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो किसको काउंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। पक्का? जैसे हमने कहा एक दर्जन में कितने केले? 12। तो देखो एक दर्जन में 12 केले फिक्स हैं, इसका मतलब एक दर्जन क्या है? एक मोल है। समझ में आ गया? वो समझ में आ गया? जैसे जिस चीज का नंबर फिक्स हो वो एक मोल है। वो समझ में आ गया? तो जरा मोल का डेफिनेशन लिखो। लिखो बेटा, लिखो, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट which is used to count पार्टिकल्स। पार्टिकल्स पे गोला लगाओ, सारा खेल पार्टिकल्स का है। चलो मेरे साथ साथ बोलो इसको, बताओ बेटा ये क्या है? मोल क्या है? मोल एक काउंटिंग यूनिट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करता है। अब नीचे लिखो, लिखो पार्टिकल मीन्स। यहां हम पार्टिकल किसको किसको मानेंगे? लिखो पार्टिकल मीन्स। ठीक है, पार्टिकल मीन्स। और नीचे लिख दो, एग्जाम्पल बना के लिखो। लिखो नीचे पार्टिकल मीन्स लिख के डैश लगा के छोड़ दो। लिखो, लिखो एटम्स। क्या लिखोगे? एटम्स। कॉमा करके लिखो मॉलिक्यूल। ये सब पार्टिकल हैं। एटम, कॉमा मॉलिक्यूल, कॉमा आयन, कॉमा इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन, कॉमा बॉन्ड पेयर, कॉमा लोन पेयर। अब ईटीसी लिख दो। ये सब क्या हैं? ये सब पार्टिकल हैं, है ना? बताओ पार्टिकल आप किसको कहोगे? इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। लोन पेयर क्या है? पार्टिकल है। बॉन्ड पेयर क्या है? पार्टिकल है। क्यों बेटा? है ना? तो पार्टिकल मींस एक बार पढ़ लो। एटम क्या है? पार्टिकल है। मॉलिक्यूल क्या है? पार्टिकल है ना? तो ये सब क्या है? पार्टिकल है। जरा पार्टिकल एक बार पढ़ो। इन्हीं का तो सारा आगे काउंटिंग का खेल है। पढ़ो बेटा। कल आपका टेस्ट का टाइम है 9 से 10। तो कल ये एक पर्व है। टेस्ट का मतलब होता है पर्व, है ना? तो पर्व में शामिल हो और आनंद लें, है कि नहीं? हाँ ठीक है। चलो अच्छा आगे लिखो, दूसरा लिखो, इसी के नीचे लिखो। अब आपसे कोई पूछे कि एक मोल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? बताओ, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो एक मोल में हमेशा अवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होंगे, है ना? अच्छा कुछ कुछ तो मालूम होगा ना, हल्का हल्का। तो आगे लिखो, नीचे लिखो, 1 मोल पार्टिकल। ऐसे लिखना, 1 मोल पार्टिकल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 और पार्टिकल। इसी को बोलते हैं क्या? Na। क्लियर है? इसको बोलेंगे क्या कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा हमने 1 मोल पार्टिकल क्यों लिखा यहां?
अरे जब एक मोल पार्टिकल को किसी के बराबर करेंगे तो वो भी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल के बराबर हमेशा पार्टिकल ही तो होगा। क्लियर है? जैसे हमने कहा एक मोल समथिंग तो Na समथिंग, एक मोल पार्टिकल Na पार्टिकल। वो समझ में आ गया? समझ में आई बात? तो जो एक मोल के बराबर करना है जिसको, वही होगा Na के बाद। क्लियर है? चलो नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो, लिखो बेटा। अब एक हेडिंग डालो छोटी सी। कभी कभी ऐसा होता है कि मोल लिखा होता हमारे सामने और हम मोल को पहचान नहीं पाते हैं, है ना? जैसे हम मोल की भी शक्ल थोड़ी सी बदल रहे हैं और तुम पहचानना ये मोल है या नहीं, है ना? नीचे लिखो, लिखो एक मोल। अब एक मोल मॉलिक्यूल लिखो, एक मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू, अपने मन से लिखो, बताओ एक मोल मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? तो क्या लिखोगे? आगे लिखो पूरा, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? Na मॉलिक्यूल। क्या लिखोगे? Na मॉलिक्यूल। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये अवागाड्रो नंबर है ना बेटा, तो यही तो आपका Na है। तो आप नहीं लिख सकते हो कि एक मोल, क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल। देखो जो आप यहां लिखोगे वही आपको यहां लिखना है, Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? इस बात को समझे रहना, ठीक? चलो अच्छा दूसरी बात लिखो, लिखो बेटा। एक हेडिंग डालो, एक सुंदर सी हेडिंग डालो। पहले बेसिक कुछ कैलकुलेशन करवा लें। लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर है? पहली हेडिंग डालो इसके अंदर पहली सब हेडिंग डालो। ठीक है? पहले हेडिंग, इसका मतलब समझ लो, पढ़ो इस हेडिंग को पढ़ो। ठीक है? अब इसके अंदर पहली हेडिंग डालो, लिखो बेटा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सबसे पहले हम लोग कौन से पार्टिकल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं? लिखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आने ही चाहिए। पहला लिखो, इस पे पहली हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है? अच्छा एक बताओ, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है? सारे बच्चे यहां देखो, बहुत ध्यान से देखो। जैसे ये, अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? अमोनिया लिखा है। अब इसमें आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों देखने को मिलेंगे। अब किसी ने कहा हमसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो हम क्या करेंगे? जो संख्या में कम होगा उसको सेंटर पे रखेंगे और जो संख्या में ज्यादा होंगे उसको सराउंडिंग लगाएंगे। संख्या में कम कौन है? नाइट्रोजन। अब हम ये देखेंगे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने आपको बोला था कि जो जिस ग्रुप का एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आजकल तो पीरियोडिक टेबल अपनी चली रही है, तो पीरियोडिक टेबल में सारा सब कुछ तो हमने पढ़ ही लिया है। बताओ नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है? हमने आपको पढ़ाया था नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए, है ना? पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए। क्लियर है? तो अब देखो ये कौन से ग्रुप का बंदा है? फिफ्थ ए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। क्लियर है ना? अच्छा बताओ कितने हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं? 3। 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दो बेटा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, ये मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, ये मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। बताओ एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता? 2। क्लियर है? अब जैसे मेरी बात को समझो, बहुत ध्यान से समझना, ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी। हर एटम ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। हर एटम क्या चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। इस समय नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ठीक है? हाइड्रोजन के पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएं तो इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और इनका डुप्लेट जैसे ही कंप्लीट होगा ये स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की चाहत रखते हैं ये लोग? 8। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। क्लियर है? अब जैसे ऐसे समझो, नाइट्रोजन के कितने बच्चे हैं? 5।
अब इनको अपने घर में कितने सदस्य चाहिए? 8। ये अपने 3 बच्चों की शादी कर देगा। ले 3 बच्चों की शादी हो गया, शादी हो गया। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अरे अब 3 बहुएं भी तो आ गई घर में, ये देखो। तो अब सदस्य इसके पास इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं इससे खाली नाइट्रोजन को फायदा हुआ, हाइड्रोजन को भी फायदा हुआ। जो जो एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साझे के होते हैं, तो जब इनको जरूरत हो तो ये अपने में काउंट कर लें, और जब इनको जरूरत हो तो इसको अपने में काउंट कर लें। भाई साझे का काम क्या होता है? ना मेरा ना तेरा, जब तुझे जरूरत तब तेरा, जब मैं मुझे जरूरत तो मेरा, यही है साझा। क्लियर है? तो ये देखो साझे के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होंगे और ये हाइड्रोजन के भी साथ काउंट होंगे। तो देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। डुप्लेट का मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? तो स्टेबल हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, नाइट्रोजन के कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई? 2। अच्छा 2 हैं बेचारे, तो बताओ जोड़ा कितना है? 1। 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा कितना है? 1, है ना? तो जिनकी शादी हो गई वो बन गए बॉन्ड पेयर, और जो जिनकी शादी नहीं हुए और जोड़े में हैं वो बन गए बेचारे लोन पेयर। देख रहे हो? बहुत दुख से गुजर रहे हैं बेचारे, कौन? लोन पेयर। ठीक है? अब आपसे कोई पूछे, अब कोई आपसे पूछे कि बताओ ये दोनों क्या है? देखो ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाए ना, तो इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है? लोन पेयर। ठीक है? इनको चाहे नॉन बॉन्डिंग बोलो, चाहे इनको अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। क्या बोलोगे? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मन करे आप इसको ये भी बोल लो, कहे जब शादी नहीं हो कुछ भी गाली दे लो। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ इसका नाम क्या रखोगे? अच्छा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। अच्छा दोनों क्या हो गई? शादी। तो इसका नाम क्या रखोगे? क्या लिखोगे? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? कुछ समझ में आ गया? अच्छा इसी का एक दूसरा और नाम बताओ, इसका और क्या रख सकते हो? क्या नाम रख सकते हो? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं को प्यार से क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। इन्हीं क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। आप आज के बाद समझ में आ गया, लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड ना बनाए हो, आप जिनकी शादी ना हुई हो। और बॉन्ड पेयर क्या होगा? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया हो, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो जब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन का नाम क्या रखेंगे? इन्हीं का नाम हो जाएगा बॉन्ड पेयर। मतलब पेयर का मतलब जोड़ा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं तो इसी का नाम हो जाता बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया। लोन पेयर का मतलब है ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। क्लियर है? तो सारे बच्चों को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंशिएशन आ गया। आप डिफरेंशिएट कर लोगे? चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। लिखो, लिख लो बेटा, इसको लिख लो, एग्जाम्पल समझ लो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये थोड़ा बेसिक बता दें फिर सीधे हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स पे। पहले कुछ बेसिक बातें आप सीख लो। अच्छा कोई आपसे बोले बताओ नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है? अमोनिया में, अमोनियम बताओ। अमोनिया में बॉन्ड पेयरों की संख्या 3। अच्छा लोन पेयरों की संख्या 1। कैलकुलेशन आ गया? आप इसको लिख लो अलग से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर लिख लो बेटा। अब हम अगला मॉलिक्यूल देते हैं। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर खुद से सेलेक्ट करके बताएं हमें, है ना? चलो अगला लिखो बेटा,
सारे बच्चे अगला मॉलिक्यूल लिखे। दूसरा एग्जांपल वाटर H2O। हमें बताएं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। दूसरा एग्जांपल है H2O। हाँ, आगे बढ़ा जाए। अगला एग्जांपल अपने पास आया है बेटा H2O। ये आज एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। जब तक बेसिक कैलकुलेशन नहीं आएंगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे मोल होता क्या है। सीधे कैलकुलेशन मोल पे नहीं आया जा सकता है, पहले बेसिक बातें सीख लो। अच्छा अच्छा, हमने इसका क्या बनाया बताओ बेटा, स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा बताओ, स्ट्रक्चर में बीच में किसको रखते हैं, सेंटर पे, जिसकी संख्या कम हो। यहां ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन को रखो बीच में। अब देखो ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 6A। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, क्लियर है। अब इसके दोनों तरफ कौन लगे हैं, हाइड्रोजन। ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, क्लियर है। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने बच्चे हैं इस समय, 6। इनको चाहिए कितने, 8। तो ये अपने 2 बच्चों की शादी कर देंगे। अब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। आप बताओ यहां पे, आप बताओ यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हैं। देखो, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, 2 बॉन्ड पेयर। अच्छा बताओ यहां लोन पेयर कितना है, कितना है, 2। देखो कैलकुलेशन आ गया। कौन से, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है ना। अब अनशेयर्ड और शेयर्ड वाली बात तो समझ में आई गई, बार बार क्या लिखा जाए, क्लियर है। चलो अब अगला एक मॉलिक्यूल लिखो, CO2 लिखो, CO2। अगला CO2 मॉलिक्यूल लिखो। अगला मॉलिक्यूल है CO2। अच्छा, सेंटर पे किसको रखूं, कार्बन को। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। क्यों बेटा, और इसके दोनों तरफ कौन लगे हैं, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 है ना बेटा। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने सजा दिए। अच्छा बताओ, कार्बन को कितने और लोग चाहिए अपने घर के अंदर, 4 लोग। तो ये अपने चारों बच्चों की शादी करेगा, तभी 8 होगा। नहीं समझ में आया भाई। कार्बन के अभी अब घर में कितने सदस्य हैं, 4 बेटे हैं, और इसको अपने घर में कितने लोग चाहिए, 8। तो ये क्या करेगा, अच्छा बताओ इसको कितने की कमी है, 4 की कमी है। जितने की कमी जिसके अंदर हो वो उतने बॉन्ड बना लेता है। तो उधर वाला भी सदस्य अब इनके घर का हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये अपने 4 बच्चों की शादी करेगा, ले दनादन शादी कर रहा है, देखो देख रहे हो। आप बताओ हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, सॉरी कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। इनका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं इनकम्प्लीट। अब ऑक्सीजन के पहले अपने कितने बेटे थे, 6। इन्होंने भी तो 2 की शादी की, तो इनके भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। मतलब बढ़िया स्ट्रक्चर तैयार, क्लियर हुआ, आ गया। अब आप जरा ध्यान से समझो। अब यहां पे आपसे कोई पूछे, अच्छा बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4। अरे भैया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनेगा, तो ऐसे कितने बॉन्ड हैं, 4। अरे एक बॉन्ड पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो लिखो आगे 4। बॉन्ड पेयर की संख्या क्या लिखोगे, 4। अच्छा, लोन पेयर की संख्या बताओ, 4। 4 की 0। हाँ, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कोई नहीं है, बट सराउंडिंग एटम पे कितने लोन पेयर हैं, 4। क्लियर है। तो ये तो देखो कहने की बात है। यदि आपसे सेंट्रल एटम पे उसे बात करे तो बोलना 0, और सराउंडिंग एटम पे बात करे तो 4। यहां देखो दोनों बातें जिंदा हैं, क्लियर है। हम निकालते लोन पेयर किसका है, सेंट्रल एटम का, लेकिन उसने कहा नहीं हमको सराउंडिंग एटम के भी लोन पेयर चाहिए, तो आप कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। जैसे हमसे कुछ ना बोले तो हमेशा हमारा दिमाग चलता है सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0, बट सराउंडिंग एटम पे 4। क्लियर है। जैसे हमसे कुछ ना बोले, हम आंसर कौन सा लगा कहेंगे, 0। जब कुछ ना बोले तो हम किसका कैलकुलेशन देते हैं, सेंट्रल एटम का। और जब मान लो पूछ ही ले
कि नहीं हमको सेंट्रल एटम को छोड़ के जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन है सबके लोन पेयर हमें बताओ, तो हमें मजबूरी में इनके भी काउंट करके बताने पड़ेंगे। तो देखो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, आगे लिखो, अगला एक लिखो, लिखो H2O2, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पे लोन पेयर क्या है, लोन पेयर कितने रखोगे, 0। अच्छा लोन पेयर कहां पे, ऑक्सीजन पे कितने हैं, 4। अच्छा ऑक्सीजन का मतलब क्या है, सराउंडिंग एटम। क्लियर है। अच्छा ये हमने कहां की बात कही, सेंट्रल एटम की, और ये कहां की है, सराउंडिंग की। अब तो क्लियर हो गया होगा ये। अब अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, H2O2, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लिख लो बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमें बताएंगे बेटा, और हमको मॉलिक्यूल के अंदर के टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चाहिए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां अब मेरी बात को समझो, अभी हम बता रहे थे कि जो संख्या में कम हो उसको सेंटर पे रखना, और जो संख्या में ज्यादा हो उसको सराउंडिंग पे रखना। अब यहां आ गए बराबर, तो आप किसको सेंटर पे रखोगे, हाँ जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ठीक है, तो बताओ कौन है, ऑक्सीजन। अच्छा यहां अब किसी एक को तो सेंटर पे रख नहीं सकते हो, तो आप दोनों को बराबर सम्मान दो, तो दोनों को सेंट्रल एटम बनाओ, है ना। अच्छा सराउंडिंग में बचा कौन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो और एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। वैसे ये एकदम सीधा होता नहीं, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है H2O2 का, बट हम तुम्हें समझाने के लिए सीधा बना दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। तो जब हम हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाएंगे तब वहां इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, बॉन्ड एंगल बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, आज तो हम सिर्फ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे काम कर रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलो अच्छा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सजाया, बताओ इनके इनके कितने बेटे हैं, बच्चे हैं, 6। इनके कितने बच्चे हैं, 6, और इनके एक एक, है ना। अच्छा इनको अपने घर में कितना लोग चाहिए, 8। क्लियर है। इनको कितना चाहिए, और इनको कितना चाहिए, 2। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर है। अब अच्छा बताओ, ये ऑक्सीजन अपने कितने बेटों की शादी करेगा, 2। एक इधर शादी कर दिया, एक इधर शादी कर दिया। क्लियर है। अच्छा और ये भी 2 से शादी कराएगा, कराएगा, तो एक की तो देखो शादी हो ही गई, एक की इधर करा देगा। देखो सब स्टेबल हो गए कि नहीं, चेक कर लो, हो गए। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे बॉन्ड पेयर कितने समझ में आ रहे हैं, 2, 1, हाँ बताओ बेटा। नहीं टोटल काउंट करने हैं, सिमेट्रिकल का मतलब नहीं, मतलब टोटल काउंट करने हैं, जितने बॉन्ड पेयर हैं कितने हैं, 3। जो सिमेट्रिकल तब देखते हैं, मान लो हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता तो किसी एक का सेंट्रल एटम का निकाल दिए होते, सिमेट्री आ गई थी, दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम मॉलिक्यूल के अंदर टोटल यहां पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करा रहे हैं। तो बताओ टोटल बॉन्ड पेयर कितना है, 1 2 3। चलो ठीक। अच्छा बताओ टोटल लोन पेयर कितना है, अब तो ये सेंट्रल एटम है दोनों, कितना है, 1 2 3 4। टोटल कितने हैं, 4। हम यहां टोटल की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। अब दूसरी हेडिंग डालो, दूसरी हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग करेंगे। अच्छा लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करना सीख गए, क्लियर है। चलो हाँ लिखो, अब हम दूसरा कैलकुलेशन किसका कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मोल पढ़ाने से पहले इसको फिर बताना पड़ता है, नहीं तो ये पूछेगा एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब पता लगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही काउंट करना नहीं आता तो मोल से कैसे मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है, चलेगा, बताओ बेटा। हाँ दोनों को सेंट्रल एटम मानेंगे। हाँ अब ये मेरी बात समझो, इस समय हम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जितने बॉन्ड पेयर हैं, जितने लोन पेयर हैं, हम सबका कैलकुलेशन कर रहे हैं।
क्लियर है? इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, मैं उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो जितने मॉलिक्यूल कराए हम सब में, चाहे सेंटर पे हो चाहे सराउंडिंग पे हो, सारे लोन पेयर ले रहे हैं, सारे बॉन्ड पेयर ले रहे हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब अगला देखो बेटा, अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करने जा रहे हैं। दूसरी हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना। हाँ, पहले यहां पे क्या लिखना, न्यूट्रल एटम, और यहां लिखना पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, और यहां क्या लिखना, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। अच्छा बताओ, सारे डोमेन एक साइड में अलाइन हो जाएं, अरेंज हो जाएं, तो बताओ कौन सा मैग्नेट, बताओ कौन सा मैग्नेट? सारे डोमेन्स एक ही लाइन में अलाइन हो जाए, मतलब एक ही साइड में सारों का डायरेक्शन हो जाए, तो कौन सा मैग्नेट? पैरा, डाया, फेरो, शायद, शायद नहीं, पूरा फेरो। हाँ, ये उसकी खास बात है। अच्छा मान लो, अच्छा बताओ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा? हाँ, वेरी गुड। कौन सा टेम्परेचर? हाँ है ना, सारा खेल क्यूरी टेम्परेचर का है, एबव क्यूरी, बिलो क्यूरी, बस पैमाना क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। चलेगा, आगे लिखो। न्यूट्रल एटम, जैसे मान लो एक अननोन एटम एक्स है, और पॉजिटिवली चार्ज एटम मान लो एक्स प्लस है, निगेटिवली चार्ज एटम जैसे एक्स माइनस है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इनको लिया। मान लो मान लो इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर मान लो इनका एटॉमिक नंबर हमने मान लिया 18, मान लिया, और इनका हमने एटॉमिक मास मान लिया 36, मान लिया। ये अननोन एलिमेंट है, अपने हिसाब से कहानी लिखी है, तो मैच न करने जाने कि किसका 18 है किसका 36 है, मैच वैच नहीं होगा उधर। ये बस हमने अपने हिसाब से कहानी बना ली है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 18 पे कौन आता है, आर्गन। तो एक काम करो, है? अच्छा एक बात बताओ, ब्रोमीन का कितना होता है, 80 मास, और एटॉमिक नंबर, अरे क्लोरीन ब्रोमीन कितना होता है, 35। इनको लेके चलो, 35 और 80। अच्छा बताओ, हमने हटाया क्यों इसको? अब उसका कैटायन एनायन बनाने में तकलीफ नहीं हो जाती है ना? लेकिन ये हमारा एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है। क्लियर है? अब चलो, अच्छा ठीक है, ये कैसा एलिमेंट है, हाइपोथेटिकल। अपने हिसाब से हमने मान लिया, उसका एटॉमिक नंबर अपने हिसाब से सेट कर लिया, और उसका एटॉमिक मास अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब मेरी बात को समझो, अब सुनो, यहां जो लिखा जाता वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और यहां जो लिखा जाता वो होता है एटॉमिक मास। क्लियर है? अच्छा, ये दोनों एक साइड भी लिखे हो सकते हैं, तो जो ऊपर लिखा हो वो एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखा हो एटॉमिक नंबर, कोई बातें नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से कैमरे की नजर में हो, पूरी तरीके से, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने नहीं बोला था, अब तो ये भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? सब लोग देखो, हम ये बात, ये आप समझो, ये इसीलिए लगाया गया है कि आप अब पूरी तरीके से कैमरे की नजर में है। समझ में आ गया? अभी तक क्या था, आप पीछे से कैमरे की नजर में थे। समझ में आ रहा? तुम देख रहे हो तो इस साइड से कैमरा दिखाता था, इस साइड से, अब ये कहां से दिखाता है, एकदम सामने से। क्लियर है? हाँ। अच्छा बताओ,
इसका भी एटॉमिक मास कितना है 80, और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 35, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 35, और इसका भी एटॉमिक मास कितना है 80। बेटा चाहे दोनों को ऊपर नीचे एक ही साइड लिख देना और चाहे ऐसे क्रॉस में लिख देना, दोनों बातें सब सेम है। ये पता लगे आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लो चार्ज वाली स्पीसीज है तो उसमें लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो वहां कहां यहीं लिख दिया जाता है A = 80। कुछ समझ में आ गया? ऊपर लिखा होना चाहिए, चाहे सेम साइड में लिखा हो चाहे अपोजिट साइड में लिखा हो। अच्छा, ये कैसा एटम है बेटा? न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम की एक खास बात होती है, क्या होता है कि जितना जेड होगा उसके पास, अच्छा ऐसे समझो, हमेशा क्या होगा, ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन हमेशा जेड के बराबर होंगे। दूसरी बात, प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा A- जेड के बराबर होंगे। क्लियर है? क्या सीखा? न्यूट्रल एटम में जो जेड होगा उतने ही उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उस एटम के पास प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके पास उतने न्यूट्रॉन होंगे। सीखा इतना? अब बताओ, सबसे पहले ये आप पकड़ लेना कि ये न्यूट्रल एटम है कि पॉजिटिवली चार्ज की निगेटिवली चार्ज। तो ये कैसा एटम है? न्यूट्रल, ना इस पे प्लस चार्ज ना इस पे माइनस चार्ज। अच्छा बताओ, न्यूट्रल एटम की खास बात क्या है? जेड के बराबर ई होता है और जेड के बराबर पी होता है। क्लियर है? तो बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं जेड के बराबर? तो जेड कितना है 35, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 35। क्लियर है? अच्छा, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है 35, 35 प्रोटॉन है, यह भी बात सही। अच्छा, न्यूट्रॉन के लिए आपके पास फार्मूला जिंदाबाद है, A- जेड। अच्छा बताओ, A कितना है 80, अच्छा जेड कितना है बता दो बेटा 35। अच्छा इसको माइनस करके बताओ तुम 45, बहुत बढ़िया। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 45 न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब सीख लो बेटा, यहीं सीख लो, नहीं तो अब वहां जब मोल पूछेगा पता लगे मोल तो तुम्हें आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना नहीं आया। क्लियर है? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अच्छा बताओ, न्यूट्रल एटम की क्या खास बात? न्यूट्रल एटम में जो जेड होगा उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके पास उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? और न्यूट्रॉन के लिए एक ही फार्मूला जिंदाबाद, A- जेड। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। अब ये कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर नहीं होंगे, है ना। अब मेरी बात को समझो, हमने आपको कभी सिखाया होगा कि जब किसी के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए तो तुम समझ लेना इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, सिखाया था। और जितना प्लस हो समझ लेना उतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अमीर गरीब वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, 1005 बार हो गया है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कितनी बार हो गया? 1005 बार। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया? तो आप देखो, मान लो किसी बच्चे को ऐसा ना आए तो देखो हमेशा क्या करना, इलेक्ट्रॉन यदि ये न्यूट्रल होता तो जेड के बराबर होते कि ना होते। इसको यहां से देखो, पहले तो ये लिख लेना यहां पे इलेक्ट्रॉन और जेड के बराबर नहीं होंगे, है ना। अच्छा नहीं होंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? देखो बेटा, यदि ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते? जेड के बराबर होते, है ना। अब देखना यहां प्लस लगा है तो यहां माइनस लगा देना। कितना प्लस का है? 1, तो यहां लिख दो -1। उल्टा काम करो। क्लियर है? अच्छा मान लो यहां आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता, पक्का है कि यहां इलेक्ट्रॉन बराबर जेड के नहीं है, तो क्या है यहां इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या होता? यदि ये न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते? जेड के। तो अब हमने क्या बोला, उल्टा निशान लगाया करो जेड के बाद। माइनस हो तो प्लस लगा दो, प्लस हो तो माइनस लगा दो। यहां क्या है? माइनस, तो यहां क्या लगा दो? प्लस।
अब कितना प्लस? 1 प्लस, क्योंकि यहां माइनस का कितना है? 1। पहले बताओ दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ गया कि नहीं? क्या सिखाया? प्लस हो तो जेड में माइनस कर दो, और जेड और माइनस हो तो जेड में प्लस कर दो। और कितना प्लस माइनस करोगे? जितना वहां चार्ज हो। अच्छा बताओ, चार्ज स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन निकालने का जुगाड़ बताओ। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जेड में प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, उल्टा कर लो। ठीक है, आप जरा ध्यान से बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं? बताओ, जेड इसका कितना है? 35। 35 प्लस 1 इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां आ जाओ, इसका जेड कितना है? 35। 35 माइनस 1, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन? 34 इलेक्ट्रॉन। दोनों को समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? पक्का? अच्छा अच्छा, देखो हमने इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए। अब हमारा किसके पास नंबर जा रहा है? प्रोटॉन के पास, है ना? तो बोलो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, न्यूट्रल हो, कभी भी प्रोटॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं आएगा, हमेशा जेड के बराबर होंगे। क्लियर है? तो बताओ, यहां प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? जेड के बराबर। और जेड कितना है बेटा? यहां 35। तो यहां प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 35 प्रोटॉन है ना? कितने प्रोटॉन है? 35 प्रोटॉन। अच्छा यहां बताओ, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे? प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? जेड के। अच्छा यहां जेड कितना है? 35। यहां पे भी 35 प्रोटॉन है। ठीक है? अच्छा, अब तीसरी बात आ जाओ, न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है? ए माइनस जेड। ठीक है, अच्छा बताओ, यहां ए कितना है? 80। जेड कितना है? 35। आंसर कितना आ गया? यहां 45 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अच्छा यहां पे न्यूट्रॉन की बात करो तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? ए माइनस जेड। अच्छा ए कितना है? 80 माइनस 35 इक्वल टू क्या आ गया? 45 न्यूट्रॉन। अच्छा एक खास बात देखो, अब सारे बच्चे इसको एक गोले में बंद करो, इतने को। कुछ समझ में आया? प्लस या माइनस चार्ज आ जाने से किसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा क्यों नहीं पड़ता मालूम है? क्योंकि ये दोनों होते न्यूक्लियस के अंदर। कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? तो एटम पे प्लस चार्ज आ जाए चाहे माइनस चार्ज आ जाए, कभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं आता। संख्या पे किसकी फर्क आता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ समझ में आ गया? अच्छा क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं सराउंडिंग सेल में, या तो सराउंडिंग सेल में इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएगा और या तो यहां से निकल के भाग जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले, ना वहां कोई आ सकता है ना वहां से कोई जा सकता है। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या पढ़ाया गया? क्या? आउटर मोस्ट सेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कभी भी पढ़े हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर, है ना, टू रिमूव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन? पढ़े हो कभी आज तक? नहीं पढ़े हो ना? किसको रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्यों करते हैं? क्योंकि भैया वो न्यूक्लियस के बाहर है, तो उसे आप निकाल सकते हो। और बताओ, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी मिलती है उसका नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, रेस्ट ऑल आर एंडोथर्मिक। तो बस यही याद रखना, पहली शादी में दहेज मिलेगा, इसके बाद तुम जितनी शादी करोगे उसमें दहेज देना पड़ेगा। समझ लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म। चाहे भी हमारी तो एक को शादी नहीं हुई है कि नहीं? शादी लायक कुछ काम कर लो तो होगी, नहीं समझ लो नल्ले बेरोजगारों का महफिल सजी है। क्लियर है? हाँ। बहुत स्मार्ट लोग चाय और पकौड़े तलते हुए नजर आते हैं, उनमें कमी सिर्फ शिक्षा की है।
समझ में आ रहा? तो समझ में आ रहा? तो इस बात को थोड़ा समझो। आप थोड़े कम भी स्मार्ट होंगे, यदि आपके अंदर पढ़ाई है तो आप समझ लो कि इंटरनल ब्यूटी है। आप बहुत स्मार्ट हो, समझ रहे हो, ऊपर से टीप टाप, अंदर से फुल स्टॉप। तो गदहा वाली लिस्ट में हो, कितने भी खूबसूरत स्मार्ट हो, किसी काम के नहीं हो। वो समझ में आ रहा? तो ये सब जगह लगता है, यही सेम कॉन्सेप्ट हर जगह है। और आप स्मार्ट हो और आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे हो, तो समझ लो फिर क्या पूछना। समझ में आ गया? अरे सोने और सुहागक क्या बात कर रहे हो, हैं? सोना ही सोना है, सुहागक छोड़ो। चलो आगे देखो, ये कहानी सबको समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना जान गए हो। चलो अब अगला एक हम सवाल देते हैं, उस पर कैलकुलेट करो। एटॉमिक नंबर की खोज किसने किया था? एटॉमिक नंबर की खोज किसने किया था? कौन किया था? रैम से। वेरी गुड, कुछ भी बोल दो। मोजले, जे मोजले। किसने किया था? मोजले। मतलब ये सब देखो इतिहास है, मतलब ऐसे बोल दिया मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है। किसने क्या खोज किया था? मोजले। अच्छा, मोजले का फार्मूला मालूम है? याद करो मोजले। अच्छा, मोजले का क्या इक्वेशन था? रूट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड था। ये किसका फार्मूला था? मोजले। क्लियर है? चलो वेरी गुड। ऐसे रिलेट किया करो, जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट में बढ़ते जाओगे रिलेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ की बात वहां, वहां की बात। जब आप चीजों को कनेक्ट करने लगना तो समझ लेना आपकी तैयारी है बढ़िया चल रही है। क्लियर है? जैसे मान लो हम बोलते बोलते, अब जैसे हम केमिस्ट्री में बोल रहे हैं, फिर हम फिजिक्स में कूद जाएं, तो तुम वहां भी समझो। अब मान लो वहां से उछले हम बॉटनी में गिरे भज से, समझ रहे हो, वहां पे भी समझो। वहां से उछले जूलॉजी में आ गए, तो समझो मेरी बात को। तो समझे ना? तो जब ये कनेक्टिविटी तुम्हारे दिमाग में आ जाए तो तुम समझ लेना कि अपनी तैयारी बढ़िया चल रही है। क्लियर है? चलो अच्छा, हाँ लिखो, एक एटम लिखो, देखो इसमें निकालो। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन Ca प्लस प्लस एंड सल्फर माइनस माइनस। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना? अच्छा, एटॉमिक मास, ठीक है भैया। अच्छा, इसका कितना? 16, और ए कितना है? 32। अब आपके हवाले। आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। अच्छा, ये तो कंफर्म है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहां जेड के बराबर तो नहीं है ना? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का हम फार्मूला लगाएं डायरेक्ट, अब क्या बार बार वही बात। तो जेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? जेड। और जेड के बाद रुको, प्लस हो तो माइनस करो, माइनस हो तो प्लस करो। तो यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्लस। अच्छा, कितने प्लस के हैं? 2, तो यहां सीधे 2 माइनस कर दो। तो आंसर बताओ, जेड कितना है? 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अच्छा, पहली बात तो कैलकुलेट कर लिए। दूसरी बात, प्रोटॉन, प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर होते हैं। तो बताओ जेड इसका कितना है बेटा? 20। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई? 20। 20 प्रोटॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन को में भी इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव नहीं है, तो बताओ क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन इक्वल हो जाएगा ए माइनस जेड। ए कितना है बेटा? 40। जेड है 20। आंसर आ गया 20। ये 20 न्यूट्रॉन आ गया। समझ में आ रही ना बात? चलो अब आ जाओ दूसरी साइड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें। इलेक्ट्रॉन जेड, जेड लिखने के बाद देखो, न्यूट्रल हो तो यहां कुछ ना लिखना, पॉजिटिव हो तो निगेटिव साइन लगाना, निगेटिव हो पॉजिटिव साइन लगाना। क्लियर है? अच्छा बताओ कैसा साइन है? निगेटिव, तो तुम क्या लगा दोगे? पॉजिटिव। कितने? 2। अच्छा, जेड कितना है? 16। 16 प्लस 2 18। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। इसका मतलब क्या हुआ? Ca प्लस प्लस S माइनस माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अरे नहीं समझ रहे हो? अरे ये भी तो बात बोल लो थोड़ा, तो अच्छा लगेगा, है ना?
अच्छा पहली बात तो निकाल दिया। अच्छा दूसरी बात बताओ बेटा, प्रोटॉन हमेशा जेड के बराबर, जेड कितना 16, तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 16। अच्छा न्यूट्रॉन का फंडा क्या है, ए माइनस जेड। अच्छा बताओ ए कितना है 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। बताओ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे समझ में। चलो अगला लिखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। बहुत लाजवाब सवाल है। हाँ और क्या, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा जब तुमसे कोई पूछे हाइड्रोजन तो तुम उससे एक जरूर सवाल करना, हाइड्रोजन एटम की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों को बोलते हम हाइड्रोजन है। क्लियर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। ये अपना बेचारा हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है 1, और एटॉमिक मास भी क्या होता है 1, है ना। तो सारे बच्चे यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें बताएं। हाँ अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद जेड लिखो, इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद क्या लिखो जेड, फिर घूम के देखो इस पे कोई चार्ज तो नहीं है। यदि चार्ज नहीं है तो यहां कुछ मत लिखो, पॉजिटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो पॉजिटिव, और कुछ ना हो तो कुछ नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा बताओ जेड इसका कितना है 1, तो इसके पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1। अच्छा नंबर 2, प्रोटॉन, प्रोटॉन लिख के जेड लिख दो तुरंत, और यहां प्लस माइनस कुछ होता है नहीं, तो कितना है 1, प्रोटॉन भी 1। हाँ दुख की बात यह है, हाँ ए माइनस जेड, इसका ए भी 1 जेड भी 1, तो आंसर आया 0। ये इकलौता ऐसा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसके नीचे एक स्टार लगा के बात लिखो, लिखो लिखो इन द पीरियोडिक टेबल, ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। लिखो इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ब्रैकेट में लिख लेना 1H1। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को 1H1, ये हाइड्रोजन होता है। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना है 1, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। ठीक है लिखो, क्या लिखेंगे, इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखा 1H1, ब्रैकेट बंद, is only one element, is only one element which do not have, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम आप से चाह रहे हैं आप टोटल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताएंगे। क्लियर है। अच्छा नीचे लिखो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ बेटा, जेड प्लस माइनस एक्स, ये जमी बात। अच्छा ये प्लस माइनस एक्स क्या है, चार्ज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा ऐसा। टोटल इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, जेड प्लस माइनस एक्स, पक्का। नीचे लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, और ओ आर इसी का दूसरा नाम क्या होता, वैलेंस सेल। आगे लिखो, फिर इक्वल टू का निशान लगाओ, फिर लिखो ग्रुप नंबर, इट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रुप नंबर। अब तुम लोग कुछ ना करना, दो फार्मूले बना लो। टोटल इलेक्ट्रॉन का हमने देखो आपको फार्मूला बताया ही है ना,
बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या बना लेना, क्या लिखोगे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे लिख लेना प्लस माइनस एक्स, लिखो, अभी निकलवा रहे तो समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को और हम क्या कह सकते हैं, बताओ बेटा, ग्रुप नंबर। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर के, है ना। जैसे हमने कहा, बताओ नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कहा ये 5वें ग्रुप का है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, तो ये इन जनरल बात है ना। हाँ, आजकल ये शब्द बहुत चल रहा है ना, क्या हो गया। हाँ चलो आगे देखो, ये जनरली पे तो बहुत फोकस करता है गधा है? चलो आगे देखो, अब कैलकुलेट करो बेटा, लिखो एक मॉलिक्यूल लिखो CaCO3, CaCO3। अच्छा CaCO3 किसका फार्मूला है, आगे लिखो, ये फार्मूला चाक, CHALK, चाक, चौक नहीं समझते, चौक लिखना है बेटा, लिखो, लिख लिए, कॉमा मार्बल, कॉमा लाइमस्टोन, ये तीनों का फार्मूला है। हाँ, 10 बार पढ़ो, शायद एक बार। अब देखो, वहां पढ़े थे, यहां सुनने में आया, वो विजन था, ये रिवीजन हो गया। अब ये बात तुम तक पहुंची ना, एक बात कई बार लिखो तो शायद किसी बार में तुम तक पहुंचे, समझ में आ रहा। तुमने सोचा एक बार लिख के हमने पढ़ लिया, जिंदगी में कुछ नहीं तैयार होगा। क्लियर है, जैसे 10 बार एक ही चीज को 10 बार हिट करो तो आ जाएगा, चलेगा, लिखो। हाँ, क्या लिखा है, CaCO3, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने किसके अंदर पूछा है, CaCO3। अच्छा इसमें बताओ 3 टाइप का आइटम इस्तेमाल हुआ कि नहीं, एक तो Ca, एक C और एक O इस्तेमाल हुआ कि नहीं, क्लियर है। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20, एटॉमिक मास 40, क्लियर है। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इसका 8 और 16, क्लियर है। जैसे अभी तक हम इंडिविजुअल एटम का निकालते थे, अब हम एटम के साथ साथ अब क्या कर दिया, हमने एटम को जोड़ के मॉलिक्यूल बना दिया। तो तुम्हें क्या है, इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, उन्हें जोड़ लो, तो मॉलिक्यूल का बन जाएगा। समझ में आ गया। जैसे हम भी अभी तक हम क्या है, सिंगल एटम का निकलवा रहे थे, खैर कोई बात नहीं, अब आप उसी को जोड़ के मॉलिक्यूल के लिए बना लो। हमने टोटल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हमने फार्मूला क्या दिया, बताओ क्या दिया है, Z और प्लस माइनस x। अच्छा देखो, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो यहां प्लस माइनस x का मतलब 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, इलेक्ट्रॉन किसके, कैल्शियम के, प्लस इलेक्ट्रॉन किसके, कार्बन के, प्लस इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के। अच्छा जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। अरे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ, कैल्शियम कैसा है, न्यूट्रल है ना, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Z के बराबर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, बताओ Z के बराबर, Z कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसके पास बताओ, इसका Z कितना है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा इसका Z बताओ कितना है बेटा, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3, ठीक। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आया, 20 प्लस इसका कितना आया, 6, है ना बेटा, और प्लस इसका कितना आया, 24। तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ो बेटा, 50, कितना इलेक्ट्रॉन आया,
50। टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ CaCO3 के पास कितना है? 50। हम चाहेंगे इसको एक बार और सीखें, एक बार सारे बच्चे देख लो। और मान लो यहां चार्ज होता, टोटल यहां जोड़ लिए थे, और इसके बाद फाइनली प्लस होता तो माइनस कर देते, माइनस होता तो प्लस कर लेते। अभी वो भी करा रहे हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ हुई? अच्छा, अब आ जाओ वैलेंस सेल। अच्छा, वैलेंस निकाल दो, टोटल हम निकलवा दिए, वैलेंस तुम निकाल दो। 24 24 आया एक आंसर, एक कितना है? 26। वेरी गुड, दो आंसर आ गए, 24 और 26।